बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का लेक्चर नंबर 31 है और मैथमेटिक्स सेकंड जो बुक है आपकी सेकंड ईयर की मैथ्स, उसका हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था और काफ़ी सारा काम उसका एंटी टेस्ट के हवाले से हमने कर लिया है। आज कोशिश करते हैं कि चैप्टर को वाइंड अप किया जाए और जो टॉपिक्स इसमें रह गए हैं वो आपके आज कवर कर दिए जाएँ। तो टॉपिक जो हमारे लास्ट टाइम हमारे कवर हुए हैं वो फंक्शंस के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की है और उसकी सारी टाइप्स और उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ हमने पढ़ लिए हैं। आज हम ये करेंगे कि कुछ स्पेशल जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है एक दो वो भी डिस्कस कर लेंगे और साथ डोमेन और रेंज का जो टॉपिक है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बात। सबसे पहले हेडिंग में लिखता हूँ डोमेन ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन की जो डोमेन होती है वो असल में उसकी ऐसी इनपुट होती है जिस इनपुट के ऊपर वो फंक्शन डिफाइंड हो और जो उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपके रिजल्ट्स आउटकम्स की फॉर्म में आते हैं, उसको अगर हम एक सेट में लिखें तो उसको हम उसकी रेंज कहते हैं। तो मैं डिफाइन करता हूँ इसको कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स की कौन सी वैल्यूज फॉर विच जिसके लिए f ऑफ x इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f ऑफ x। जिन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा उन वैल्यूज़ के सेट को हम फंक्शन की डोमेन कहेंगे। अब आप ज़रा रिकॉल करें चैप्टर 9 जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 9th और 10th ट्रिग्नोमेट्री वाला, वहाँ पे भी हमने डोमेन और रेंज डिस्कस की थी, लेकिन वो पर्टिकुलरली डोमेन थी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। डिफाइन मैंने वहाँ भी किया था, लेकिन यहाँ वहाँ पे हम चूँकि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को देख रहे थे, यहाँ थोड़ा सा इसको एडवांस फॉर्म में ब्रॉडर सेंस में देखेंगे। हर फंक्शन की डोमेन निकालने का मेथड हम यहाँ सीखेंगे। तो बड़ा आसान सा काम हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करूँ डिफरेंट कलर से, तो डोमेन क्या होता है? बेसिकली वैल्यूज़ ऑफ एक्स होती हैं जिसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होता है। अब डिफाइंड का वर्ड समझना बड़ा ज़रूरी है। डिफाइंड को सिंपल वर्डिंग में अगर आप समझते हैं तो डिफाइंड का मीनिंग होता है आपके पास रियल नंबर होना, यानी डिफाइंड इम्प्लाइज क्या कह सकते हैं हम? रियल नंबर। तो एक्स की ऐसी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है जिनके लिए फंक्शन का आंसर रियल नंबर रहे। ये हम एफएससी के लेवल तक बात करें। जब हम एडवांस लेवल पे बीएस लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी होते हैं, उनकी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। आपके इस कोर्स की लिमिट तक बात करते हुए ये बात कर रहे हैं कि डिफाइंड का मीनिंग ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर है? रियल। अब रियल नंबर आंसर आने का मतलब क्या है कि ऐसा आंसर ना आए जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो है, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है, और ऐसा आंसर भी ना आए जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो। तो आयोटा वाले चूँकि रियल नंबर्स नहीं होते वो इमेजिनरी बन जाते हैं, और जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए वो अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो ये दोनों नंबर्स ना हो तो हम कहेंगे वो डिफाइंड है। तो डिफाइंड होने का मतलब क्या हुआ? अदर देन ज़ीरो डिनोमिनेटर एंड आयोटा, इनको हम कहेंगे डिफाइंड। और सादा अल्फाज में याद रखें कि जितने भी रियल आंसर्स होंगे उनको हम डिफाइंड आंसर्स कहेंगे। अब शुरू करते हैं बात। एक छोटी सी एग्जांपल इसके लिए बनाता हूँ मैं, फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन है और हमें अगर ये कहा जाए कि इसकी डोमेन लिखें, तो आप ये चीज़ देखें कि अगर मैं इसकी डोमेन लिखता हूँ तो डोमेन में वो सारे x आने चाहिए जिन पे ये डिफाइंड हो। अब जिन पे ये डिफाइंड है वो सोचना ज़रा मुश्किल इसलिए है कि वो बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन जिन पे ये डिफाइंड नहीं होगा, यानी हम काउंटर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री अप्रोच कह लें इसको आप, कि जिन पे ये डिफाइंड नहीं होगा अगर हम वो देखें तो वो विजिबल हैं, वो आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे आप ये डिफाइंड की बात कर रहे हैं तो ये देखें कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा किसी नंबर पे तो वो नंबर हमें एक्सेप्ट नहीं करना, और अगर किसी नंबर पे के पुट करने से आयोटा बनेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करना। आयोटा तो तब बनता है जब स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट तो इस पर है नहीं, इसका मतलब ये वाला केस तो यहाँ हो नहीं सकता। डिनोमिनेटर ज़ीरो होने का चांस यहाँ पे है चूँकि इसका डिनोमिनेटर वेरिएबल है।
तो अब आप देखें ये 0 है, ये यहाँ अगर x को 0 पुट करें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। एक नंबर हो गया 0 जिस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। अगर x को 1 पुट करें तब भी डिनोमिनेटर 0 है, तो एक और नंबर मिल गया जिस पे ये अनडिफाइंड है, वो 1 है। और अगर 2 पुट करें तो ये फिर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 होता है। तो हमें समझ आ गई बात कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, सिर्फ हम 0, 1 और 2 इन 3 नंबर्स को अगर हम डिस्कार्ड कर दें, एक्सक्लूड कर दें सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, तो बाकी सब पे ये डिफाइंड है, सिर्फ इन पे डिफाइंड नहीं था। तो ये होगी हमारे पास इसकी डोमेन। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में डाटा आ जाए तो उसका भी मेथड भी बताऊंगा आपको कि उसको कैसे आपने डोमेन के लिए चेक करना होगा। तो ये होगी आपके पास डोमेन। और अगर हम रेंज को डिफाइन करें, रेंज ऑफ फंक्शन, तो ये डोमेन पुट करने से जो पॉसिबल आंसर्स आते हैं उसे हम फंक्शन की रेंज कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f of x इज कॉल्ड रेंज। जो भी आपके पास f of x यानी फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज होंगी उसको हम फंक्शन की रेंज कहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कोई छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं। मैं एग्जांपल बनाता हूँ, जैसे आपके सामने मैं कहता हूँ कि f of x हमारे पास है, f of x इक्वल्स टू x स्क्वेयर है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि इसमें जो डोमेन है लेट्स से वो चूँकि कहीं अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो डोमेन में कहता हूँ ऑल रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर यहाँ प्लेस कर सकते हैं आप। लेकिन आप जानते हैं कि मैं जो भी नंबर पुट करूँगा स्क्वेयर होके वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पुट करूँगा तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पुट करूँगा तब भी पॉजिटिव, और अगर 0 पुट करूँगा 0 का स्क्वेयर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कम से कम आंसर 0 आ सकता है, और फिर जितने आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो मुझे पता लग गया कि f of x की वैल्यूज़ जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं f of x की डोमेन पुट करने से वो नेगेटिव नहीं हो रही, कम से कम 0 या 0 से आगे यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो फिर जो रेंज बनेगी इसकी वो बनेगी आपके पास 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये जो मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ इंटरवल्स की, इसको भी हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग बनता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। जो नंबर 0 या 0 से ऑनवर्ड होते हैं उन्हें हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक हो की बात भी। अब ज़रा इस इंटरवल के ऊपर आते हैं, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको डोमेन रेंज की बताऊंगा। तो बात करते हैं जी इंटरवल्स की। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। इंटरवल की टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। ये आपके पास लिखा हो अगर यूं स्क्वायर ब्रैकेट में a, b, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, दोनों तरफ से इसकी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्लोज्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम इसमें कोई नंबर इन्वॉल्व करते हैं, जैसे ये कहते हैं कि x इससे बिलोंग कर रहा है, मैं अगर ये लिखता हूँ कि x a, b से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि x जो है वो a से, इस a और b के दरमियान में होगा, a से ग्रेटर होगा और इक्वल, और b से लेस और इक्वल। इसे कहते हैं आप इनइक्वालिटी वाली फॉर्म, और ये आपके इसी की इंटरवल फॉर्म है। दोनों का मीनिंग एक ही है। ये हो गया पहला इंटरवल आपके पास, जिसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। दूसरा हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। इसकी ब्रैकेट्स का जो फेस है वो आपने इन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है, ओपन कर देनी है ब्रैकेट्स। इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है, और इसको समटाइम यूँ भी लिखते हैं आप राउंड ब्रैकेट में भी। तो दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों क्या कहलाएंगे आपके पास, ये और ये, इन दोनों का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल। ये हो गया आपके पास ओपन इंटरवल। अब अगर मैं कहता हूं कि x इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, a, b से, या इससे a की बात है, तो इसका मतलब ये होगा कि x a से ग्रेटर और b से लेस है। ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री के दो नंबर्स होते हैं वो शामिल नहीं होते। जैसे यहाँ लिखा था ना हमने 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो 0 जो है उसकी तरफ से क्लोज्ड है यानी वो शामिल है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ से ओपन है यानी ये शामिल नहीं है।
तो ये इस तरह होता है कि अगर ये राउंड ब्रैकेट आए तो बाउंड्री वाले नंबर्स के दरमियान वाले नंबर्स होंगे वो दोनों शामिल नहीं होंगे। फिर ये मिक्स भी होता है सम टाइम, जिसकी एक साइड क्लोज्ड और एक साइड ओपन होती है, ठीक है, जिस तरह ये लिखा है आपके सामने, राउंड ब्रैकेट लिखे हैं, ये लिख लें। अब इसका इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसे या आप सेमी ओपन सेमी क्लोज भी कह सकते हैं, आधा ओपन और आधा क्लोज्ड है। अब जिस तरफ से अगर मैं कहता हूं कि x बिलोंग करता है इस इंटरवल से, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जिस तरफ से क्लोज्ड है x उसके इक्वल या ग्रेटर होगा, जिस तरफ से ओपन है उस तरफ से स्ट्रिक्टली लेस होगा। और अब आप समझ गए होंगे कि एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास कि इस साइड से ओपन रखा जाए और इस साइड से क्लोज रखा जाए। इसे कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ये भी वही हो गया, वो भी था सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, लेकिन उसको हमने कहा था क्लोज्ड ओपन, ये होगा ओपन क्लोज्ड। दोनों को हम सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये पहले ओपन है और बाद में क्या हुआ फिर क्लोज्ड। अगर हम कहते हैं कि x इससे बिलोंग करता है a, b से, तो इसका मतलब होगा कि x जो है a से ग्रेटर है और b से लेस और इक्वल है। चूँकि एक साइड से ओपन है तो ये शामिल नहीं है। तो ये जो इंटरवल्स होंगे ये हमें डोमेन और रेंज फाइंड करते हुए बार बार यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए इनका आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स बुक से उठाते हैं, जो पॉसिबल केसेस आपके कोर्स में डोमेन रेंज के लिखे गए हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारा हर लिहाज से कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की, कि इनकी डोमेन और रेंज आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आपके कोर्स में जो पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन रेंज पूछी गई है वो चैप्टर अगर 1 की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ लीनियर जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है उसके बारे में पूछा गया। लेकिन मैं आपको जो डिग्री 2 वाली पॉलिनोमियल्स होती हैं उनका भी थोड़ा हिंट दे दूंगा कि उनकी डोमेन और रेंज आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। देखें, पहली बात तो ये याद रखें इनके बारे में कि जो डोमेन होती है, पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखते कैसे हैं, ये देखें, f(x) के इक्वल कोई भी पॉलिनोमियल कर दें आप, और पॉलिनोमियल में रिकॉल करवा दूँ जिस एक्सप्रेशन में x की या y जो भी वेरिएबल है उसकी पावर्स सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में से हों, उसे हम कहते हैं वो पॉलिनोमियल है। यानी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर ना फ्रैक्शन में होती है और ना पॉइंट्स में, ना नेगेटिव। तो मैं अगर लिखता हूँ लेट्स से एक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2x माइनस 1, तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है और यहाँ x पावर क्या है 0। तो सारी पावर्स अगर कौन सी हों आपके पास, जिसे हम कहते हैं होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो इसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल। ये डिग्री 2 वाली है, डिग्री 1 वाली भी हो सकती है और इससे ज़्यादा डिग्री वाली भी हो सकती है। तो जो इनकी डोमेन होती है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन के बारे में याद रखना है, डोमेन है ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है ये होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई सिंगल नंबर भी ऐसा नहीं होता जिस पे ये अनडिफाइंड हो जाए। ये हो गई इसकी डोमेन। तो जब भी जनरली आपके पास किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी तो उसकी डोमेन क्या लिखनी है आपने, ऑल रियल नंबर्स। कभी इस पर सोचना नहीं है आप लोगों ने। अच्छा, जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज के लिए आप लोगों ने देखना होगा कि वो किस तरह की पॉलिनोमियल है। अगर तो वो लीनियर है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं लिखता हूँ रेंज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी कह सकते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन की कोई लिमिट नहीं होती, -∞ से +∞ कोई भी इसकी रेंज हो सकती है। तो R का मतलब होगा -∞ से लेकर +∞ ओपन इंटरवल, इन दोनों के दरमियान रहेगा। ये दोनों चूँकि बाउंड्री पे हैं ये शामिल नहीं होंगे और इन्हें कहा जाता है कि ये सिंबल्स हैं। इन्फिनिटी या -∞ नंबर्स नहीं होते, ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स क्या शो करते हैं, ऐसे नंबर्स को जो हमारी अप्रोच से बाहर हैं, इसलिए हम कहते हैं सेट से बाहर हैं। और इसी तरह यहाँ आ जाएगा -∞ और +∞। तो अब अगर रेंज आ जाती है किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखना है चैप्टर 2 में। वहाँ पे आप डेरिवेटिव क्या सीखेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा रेंज की हाईएस्ट और लोअर लिमिट होती है।
तो वहाँ जाके आप पोलिनोमियल और किसी भी और डिग्री जो 2 से ज़्यादा डिग्री आ जाए उसकी रेंज निकालना भी सीखेंगे। तो आज जो चैप्टर 1 में आपका काम है, आप पूरी एक्सरसाइज देख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लीनियर जो हैं वो आपको फंक्शन मिलेंगे जिनकी उसने आपसे रेंज पूछी हुई है। डोमेन मैंने कह दिया कि सारी पोलिनोमियल्स की आर, लेकिन रेंज सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल की आर होगी। अगर इससे ज़्यादा पोलिनोमियल की आ गई तो उसकी रेंज फिर उस पोलिनोमियल की आउटपुट पर डिपेंड करेगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो आपकी जूम की लाइव क्लास है उसमें भी, और जो बुकलेट आपको दी हुई है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये था हमारे पास पहली कैटेगरी पोलिनोमियल फंक्शंस की थी। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शंस, मैं पर्टिकुलरली वो वाले फंक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो आपके कोर्स में लिखे हुए हैं। कुछ चीज़ें हम कोर्स से हट के भी करते हैं, जिस तरह मैंने आपको याद होगा जो फंक्शंस की टाइप्स लिखवाई थी तो मैंने ब्रैकेट फंक्शन का आपको बताया था, और मेरा ख्याल है जो हम 5 या 6 फंक्शंस पढ़ चुके हैं टाइप्स, उनके साथ भी अगर आपको याद हो तो मैंने डोमेन और रेंज आपको लिखवाई हुई है। ये उनसे हट के हम बात कर रहे हैं फिलहाल। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? अभी आपके पास वेरिएबल टर्म जो है वो स्क्वायर रूट के अंडर आ जाती है। अगेन अगर मैं इसको भी बुक तक लिमिटाइज कर दूं तो आपकी बुक में स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। तो अगर हम कोई भी एक एग्जांपल यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ कि ये एक स्क्वायर रूट के अंदर x-1 लिखा हुआ है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर लिखा हुआ है, तो आपने इसकी बतानी है लेट्स से डोमेन, और इसी की आपने बतानी है रेंज। तो ये जनरल रूल याद रखें कि स्क्वायर रूट की डोमेन जब भी निकालनी हो, आप जानते हैं कि डोमेन में आपने ऐसे x चूज़ करने जिनके पुट करने से ये आयोटा ना बन सके, और आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट आयोटा उस वक्त बनाता है जब उसके अंदर जो इनपुट है वो नेगेटिव हो। अगर इनपुट 0 हो या 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव हो, तो 0 पे इसने 0 आंसर देना है और इस पे इसने अदर देन आयोटा आंसर देना है। इसका मतलब है 0 या 0 से ग्रेटर हो तो हमें कोई इशू नहीं है, हमें पता है कि 0 पुट करने या उससे ग्रेटर पुट करने से इसमें आयोटा नहीं बनता। आयोटा बनता ही कब है? जब उसमें नेगेटिव आए। तो ये एक जनरल रूल आपके पास आ जाता है कि जब भी स्क्वायर रूट की रेंज डोमेन निकालनी हो, जो भी क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर लिखी जिसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड को आप लोगों ने 0 या 0 से ग्रेटर पुट करना है, क्योंकि रेडिकेंड 0 भी हो तब भी एक्सेप्टेबल है और 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव हो तब भी एक्सेप्टेबल है। कब एक्सेप्टेबल नहीं है? जब 0 से लेस हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है 1 के इक्वल या उससे ग्रेटर नंबर पुट किया जाए तो ये 0 या 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव आंसर देगा और आयोटा नहीं बनेगा। तो यही वो x हैं जिन पे ये डिफाइंड होगा। सो वी कंक्लूड दैट डोमेन ऑफ f इज, अब 1 के इक्वल और से ग्रेटर का मतलब क्या है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको अलाउ कर दिया उसने। तो आप लिखेंगे 1 to प्लस इन्फिनिटी, ये आ गई आपके पास डोमेन। अब आती है बारी रेंज की। तो जब आप किसी स्क्वायर रूट की रेंज निकालना चाहेंगे तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो स्क्वायर रूट की रेंज है उसकी कम से कम जो वैल्यू हो सकती है वो 0 होती है, क्योंकि रियल नंबर का, चूँकि आपने सारी इनपुट ऐसी देनी जिस पे ये आयोटा नहीं बनाएगा, तो हमेशा याद रखें कि रियल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ लोग आप में से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आप लोगों को क्लियर करवाना ज़रूरी है। मैं पहले भी कुछ लेक्चर जो मेरे फर्स्ट ईयर के हुए हैं उनके अंदर मैं ये बात क्लियर करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा यहाँ भी एक बार रिकॉल करवा दूँ। बहुत से लोग नए होते हैं जो सुन रहे होते हैं कि कभी कभार आप लोगों को ये मैं कहता हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 नहीं होता, सिर्फ 3 होता है। 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 नहीं होता, सिर्फ क्या होता है 3। तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हम 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कई जगह पे हमने 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 लिखा, तो सर ये क्या बात बता रहे हैं कि -3 क्यों नहीं होता, हम तो लिखते आए हैं। तो उन लोगों का मैं क्लियर करवा दूँ उन लोगों को, क्योंकि आप लोग जब ये सॉल्व करते हैं तो फिर जब आप स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं इस तरह से, अब इन दोनों बातों का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। देखिएगा ज़रा, वेरिएबल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब भी लीजिए, वेरिएबल का मतलब ही है कि उसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरिएबल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है मॉड ऑफ x।
हमें पता नहीं होता कि वो x पॉजिटिव था या नेगेटिव, तो हम उसके लिए मॉड लगा देते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है। अब जब मॉड रिमूव किया जाए तो क्या आता है, प्लस माइनस एक्स, और फिर दरमियान में इक्वलिटी है, प्लस माइनस इधर लिखें या इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाले स्टेप्स टीचर गवारा नहीं करते आपको बताना, हालांकि ये आपको बताने चाहिए। तो इस ये ना बताने की वजह से एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आपके माइंड में आ जाती है। आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ प्लस माइनस 3 है, सिर्फ 3 नहीं है। हालांकि 9 का स्क्वायर रूट या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट याद रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अभी भी अगर आपको इसमें डाउट है कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसका फर्दर कोई एविडेंस या कोई प्रूफ चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि स्क्वायर रूट एक फंक्शन है। फंक्शन कभी भी एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं देता। अगर आप ये समझते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्क्वायर रूट फंक्शन में पुट किया था, यानी ये मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक फंक्शन है। आपने इसमें 9 पुट किया एक्स को आप पुट कर रहे हैं 9, तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 3 भी आ रही है और -3 भी आ रही है। इसका मतलब है 9 पुट करने से 3 भी आंसर आ रहा है और 9 पुट करने से -3 भी आंसर आ रहा है। तो अब देखें ज़रा, अगर फंक्शन के वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाए और उसकी डोमेन रिपीट हो रही हो, तो ये क्या शो करता है कि वो फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है अगर हम 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 लिखेंगे तो स्क्वायर रूट फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, फंक्शन कभी भी एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं देता, इसलिए आपका आंसर 9 का स्क्वायर रूट सिर्फ 3 होगा, प्लस माइनस 3 नहीं होगा। एक इनपुट पे सिर्फ एक ही आपके पास आउटपुट आएगी। प्लस माइनस कब आएगा और क्यों आएगा, जब आप किसी वेरिएबल का स्क्वायर करके लिखेंगे और उसका फिर स्क्वायर रूट लेंगे। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 वाली इक्वेशन के पॉसिबल 2 आंसर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो 3 का स्क्वायर 9 है या -3 का स्क्वायर 9 है। तो ये डिफरेंट चीज़ है और ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो ये सारी बात बताने का पर्पज़ ये था, आपके माइंड में जो मिसकंसेप्शन होती है उसको आप क्लियर कर लें। ये सारी बात हम यहाँ लेके आते हैं। अब ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसमें कभी भी आप इनपुट देंगे एक तो 2 आउटपुट नहीं आएंगी, और रियल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कम से कम कितना हो सकता है, 0 या 0 से ग्रेटर। ये आपको नज़र भी आ रहा है। आप x को 1 पुट करें क्या होगा, 1 - 1 0, चूँकि डोमेन है ना, ये डोमेन x की वैल्यूज़ होती हैं। 1 पुट करें तो 1 - 1 0, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें तो पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। इसका मतलब है रेंज अगर लिखनी है आपने तो स्क्वायर रूट की रेंज के बारे में ये याद रखें कि ये हमेशा 0 या 0 से ऑनवर्ड हुआ करेगी। स्क्वायर रूट की रेंज हमेशा 0 या 0 से ऑनवर्ड हुआ करेगी, और ये अप टू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं तो आंसर भी अप टू इन्फिनिटी आ सकता है। तो हम ये कहेंगे कि ये रेंज बनती है, आप ये लिख लें एज एफ ऑफ एक्स इज़ अ स्क्वायर रूट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है भाई, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। सो बीइंग अ स्क्वायर रूट फंक्शन, जो इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ ये बनेगी 0 या 0 से ऑनवर्ड। अपर लिमिट पे कभी कभार रिस्ट्रिक्शन होती है, कभी कभार नहीं होती। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि अपर लिमिट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अप टू इन्फिनिटी जा सकता है। तो ये आपके पास दूसरा केस था जिसमें हमने स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन रेंज निकालना सीखी है। इसमें क्वाड्रेटिक वाले पार्ट्स भी हैं जिसमें √x² -4 लिखा हुआ है, और वो अगर आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करें तो 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का है, जिसका सेकंड पार्ट है। जो सेकंड ईयर का हमारा लाइव सेशन चल रहा होता है, जो सेकंड ईयर का ऑनलाइन सेशन चल रहा है, उसके लेक्चर में मैंने वो क्वेश्चन बड़ी डिटेल से करवाया हुआ है। तो यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, वो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। सेकंड ईयर का जो लेक्चर चैप्टर नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, जिसमें जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है। तो इसको यहाँ क्लोज करते हैं। 2 टाइप्स हमारी होगी। अब हम आते हैं फर्दर टाइप्स के ऊपर। अच्छा, जब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की, जिसको आप log of x भी कहते हैं, तो हम यूँ लिखते हैं कि f of x इज़ इक्वल टू log x to the base a, और f(x) चूँकि y के इक्वल होता है तो आप ये कह सकते हैं कि y इसके इक्वल है। इसमें याद रखा करें a जो है ये इसकी बेस है, x इसका आर्गूमेंट है, और जो इसका आंसर आता है उसे लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसका।
इसमें ए जो है इसके बारे में याद रखें कि ये हमेशा रखना होता है आपने 0 से ग्रेटर और अदर देन 1, क्योंकि बेस ना कभी नेगेटिव हो सकती है, ये डिफिनेशन इस तरह की है इसकी, और ना कभी बेस आप 1 रख सकते हैं। 1 बेस एक सेंसलेस एक मीनिंगलेस बात बन रही होती है। तो ये दोनों कंडीशंस बेस के ऊपर है, x इसमें डोमेन है और y इसमें रेंज है। तो लॉग फंक्शन की जो डोमेन है इसको आप देख सकते हैं कि लॉग की जो डोमेन है ये आपके पास बनती है, कभी भी लॉगरिथम के अंदर आपने नेगेटिव नंबर का लॉग फाइंड नहीं किया होगा आज तक, ना कभी 0 का लॉग आपने फाइंड किया है। तो लॉगरिथम की जो डोमेन होती है याद रखा करें, ये हमेशा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी होती है, 0 इंक्लूड नहीं होता, यानी 0 से ऑनवर्ड नंबर आपने हमेशा पॉजिटिव नंबर पुट करना होता है इसमें। तो लॉगरिथम की डोमेन में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। आप यूँ भी कह सकते हैं दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x सिर्फ 0 से ग्रेटर रखना आप लोगों ने। और जो इसकी रेंज होती है, आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लॉगरिथम जब आप फाइंड करते थे तो कभी आपका आंसर 0 आता था, कभी आपका आंसर नेगेटिव आता था, कभी आपका आंसर पॉजिटिव आता था। इसका मतलब आंसर इसका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और आंसर का मतलब है y, और y का मतलब है रेंज। तो रेंज जो है इसकी वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप यूँ भी कह सकते हैं कि y जो है, y कहाँ से कहाँ तक है, y बिलोंग करते हैं r को, और r का मतलब है कोई भी रियल नंबर आपके पास आंसर आ सकता है, लेकिन इनपुट हमेशा 0 से क्या रहेगी, ग्रेटर। अब लॉग में कुछ लॉग कॉमन लॉग होते हैं जिनकी बेस क्या होती है 10, ये है आपके पास कॉमन लॉगरिथम। फिर ये आपके पास जिसकी बेस e होती है उसको लॉग नेचुरल कहते हैं, ln लिखते हैं उसको हम। तो जो भी लॉग हो, नेचुरल लॉग हो या बेस 10 वाला हो, डोमेन और रेंज इसकी यही रहेगी जो मैंने ऊपर लिख दी आप लोगों के सामने, क्योंकि डोमेन रेंज a पे यानी बेस पे डिपेंड करती ही नहीं है। अब ये तो लॉग फंक्शन है, इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है लॉग फंक्शन। तो अब मैं उसकी तरफ आता हूँ जो कैटेगरी है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह डिफाइन करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। एक बार फिर सुन लें, ये उसका इनवर्स है और वो इसका इनवर्स है। तो आप जानते होंगे सेकेंड ईयर के मैथ आपने पढ़ा है, उसमें आपने सीखा होगा कि फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है। तो जो उसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी, जो उसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। ए के ऊपर वही कंडीशन है, चूँकि कांस्टेंट के ऊपर कंडीशंस इनवर्स लेने से नहीं बदलती, उसी तरह हम कहेंगे ए पॉजिटिव होगा और अदर देन 1 होगा। अब आते हैं इसकी डोमेन पे। चूँकि इसकी डोमेन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ना इसका डिनोमिनेटर 0 होने का चांस है और ना कभी इस पे आयोटा बनने का चांस है। तो डोमेन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। बट जो इसकी रेंज है, चूँकि इसकी बेस हमने रखी हुई है 0 से ग्रेटर पॉजिटिव और अदर देन 1, तो अगर इसकी बेस कभी भी आप देख सकते हैं नेगेटिव नहीं होगी तो फिर इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो हमेशा 0 से ऑनवर्ड रहेगी, और कभी इसका आंसर 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 नहीं बन सकती कभी भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेंज है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर आएंगे जो 0 से ग्रेटर हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव रियल नंबर्स भी कहते हैं। ये जो 0 से +इन्फिनिटी लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो इसकी जगह पे आप r के ऊपर प्लस का साइन डाल के भी लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव रियल नंबर कहते हैं। तो रेंज क्या बनी इसकी जी, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी हमेशा इसकी जो रेंज होगी वो 0 से ग्रेटर रहेगी, 0 से लेकर +इन्फिनिटी। देखें ये उसकी डोमेन थी, इसकी रेंज है, ये इसकी डोमेन और वो उसकी यहाँ पे क्या थी, रेंज। तो ये था हमारे पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आइडिया। अब हमारे पास रह गए हाइपरबोलिक फंक्शंस, और फिर उनकी डोमेन रेंज देखेंगे हम, और फिर फंक्शन की डोमेन रेंज का टॉपिक यहाँ क्लोज करेंगे। बाकी 4 से 5 टाइप्स मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। जो हमने फंक्शन की टाइप्स में पढ़ी थी वहाँ मैंने डोमेन रेंज डिस्कस की थी। यहाँ ज़रा हमने वो केसेस किए हैं जिनको हमें प्रॉपर फाइंड करना पड़ता है और जिनमें कोई थोड़ी सी लॉजिक यूज़ हो रही थी। तो अब जो रह गए हैं हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस, वो डिस्कस करते हैं।
और फिर डोमेन रेंज का टॉपिक जो है उसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। जिस तरह सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सीकेंड कोसेकेंड वगैरह, इसी तरह ये हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हमारे पास हैं। इनमें साइन एक्स की जगह साथ साइन के बाद एक एच लिखा होता है, एच शो करता है हाइपरबोलिक को, तो इसको यूँ रीड करते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स। जो आपके कोर्स में डोमेन और रेंज डिस्कस हुई है वो सिर्फ साइन और कॉस की हुई है, तो हम साइन और कॉस तक ही लिमिटेड रहेंगे। टेन की डोमेन रेंज कोर्स में डिस्कस नहीं हुई तो उसको यहाँ डिस्कस करने का फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दूंगा उसका। तो साइन की पहले हम बात करते हैं डोमेन की। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ना इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो बनने का चांस है और ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट है जो इसको आयोटा बना सके, तो ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता। तो हम कहते हैं डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर यहाँ प्लेस किया जा सकता है। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज होती है आउटपुट, और इसकी जो आउटपुट है वो चूँकि इसके ऊपर ई एक्स लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ई एक्स और ई माइनस एक्स। ई एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है इसके बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, ना कभी ज़ीरो हो सकता है ना कभी नेगेटिव हो सकता है। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये ई पावर माइनस एक्स है, जब हम पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे एक्स तो ये स्मॉलर होगा, वो ग्रेटर होगा, और ग्रेटर माइनस स्मॉलर पॉजिटिव आंसर आएगा। जब हम नेगेटिव नंबर पुट करेंगे एक्स की जगह तो ये स्मॉलर और ये ग्रेटर हो जाएगा, तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर नेगेटिव आंसर आएगा। पहले इसका मतलब है कि पॉजिटिव आंसर आया, फिर कौन सा आया, नेगेटिव। अब अगर हम x को 0 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0/2 0। इसका मतलब है इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो जो रेंज बनी इसकी वो बनी आपके पास ऑल रियल नंबर्स, यानी इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। अब आते हैं इधर ज़रा कॉज की, हम डोमेन रेंज की बात करते हैं। कॉज की अगर डोमेन की बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू साइन, जिस तरह साइन के साथ आप इसका कंपैरिजन करें तो ये भी कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ना इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो है और ना इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो बन सकता है और ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। सो ना ये कभी आयोटा आंसर देगा और ना कभी अनडिफाइंड आंसर देगा। तो इसका मतलब है इसकी भी जो डोमेन है उसमें कोई नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, इसके दरम्यान में प्लस लिखा हुआ है, ई एक्स भी पॉजिटिव है, ई माइनस एक्स भी पॉजिटिव है, दोनों कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों का सम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इस दोनों का सम कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। फर्दर मोर ई पावर एक्स में जब 0 पुट करें 1 आता है, यहाँ 0 पुट करें 1 आता है, तो 1 + 1 2, 2/2 1, कम से कम आंसर इसका 1 आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज 1 से प्लस इन्फिनिटी तक होगी। और 10 के बारे में मैंने आपको कहा है कि उसकी डोमेन रेंज डिस्कस नहीं हुई। आप इसको डेरिवेटिव वाले मेथड से इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू चेक ज़रूर कर सकते हैं, तो इसको डिस्कस हम फिलहाल नहीं कर रहे। बाकी इन तीनों को रेसिप्रोकेट करें तो आपके पास कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट भी आ सकता है, लेकिन डोमेन रेंज सिर्फ साइन काज की थी तो वही मैंने आपसे शेयर कर दी है। फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इसकी हैं जिनमें से आप इतना याद रखें एक नोट बना के, जिससे आपको बहुत सारा एक क्लियर आइडिया मिलता है कि जैसे अगर हम ये कहते थे ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, 1 होता है। इसी तरह से जो हाइपरबोलिक है उसमें थोड़ा चेंज है। वो क्या है, हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इज 1 होता है इन ट्रिग्नोमेट्री, बट इन हाइपरबोलिक ज्योमेट्री क्या लें, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल होता है। इसके अंदर पहले कॉस और बाद में साइन आए तो तब ये 1 के इक्वल होगा माइनस के साथ, और जबकि यहाँ किसके होगा प्लस। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस देख लेना है, इससे फिर बाकी भी जो है वो साथ साथ चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो अब हमारा जो 1.1 से पहले का काम था वो सारा कंप्लीट है। 1.2 की तरफ आते हैं जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ते होते हैं, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ साथ हम इन्वर्स फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इस लेक्चर के आज जो है इसको हम क्लोज़ करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ फंक्शंस का, तो वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, इन्वर्स को स्टडी करने से पहले ज़रूरी होगा कि आपको फंक्शंस की कंपोजिशन का थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए कि ये क्या होता है।
कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब कि दो फंक्शंस को आपने इस तरह कंपोज करना है, आपस में कंपोजिट फॉर्म में लिखना है कि वो एक ही आउटपुट शो करें। और वो कैसे हो सकता है, देखें हम कहते हैं कि f अगर एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, और एक और फंक्शन g क्या लेते हैं जो है y टू z, इसकी डोमेन x रेंज y में आएगी, इसकी डोमेन y और रेंज किस में जाएगी, z में। आप एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, उसको हम डिनोट करेंगे g ऑफ f, ये दरमियान में o है, ये ऑफ के लिए g ऑफ f को कहते हैं ये g ऑफ f ऑफ x है। ये कैसे बनेगा, ये जो फंक्शन बनेगा आपके पास, इसकी डोमेन x होगी और जो इसकी रेंज होगी वो z होगी, यानी वो x से y था और ये y से z था, तो x से y, y से z, y दरमियान में कॉमन आया, वो स्किप हो गया और डायरेक्ट x से कहाँ चले गए हम, z पे। तो ये कहलाती है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वो भी देख लें। डिफाइंड एज g ऑफ f ऑफ x, यूँ लिखेंगे इसको जैसे हम f ऑफ x लिखते होते हैं, और ये यूँ होगा g के अंदर आपने f ऑफ x पुट कर देना है। अब आप देखें होगा क्या, f x जब आप पुट करेंगे तो ये x है आपके पास, यहाँ इनपुट किसकी आएगी, इसकी, इसके ऊपर f ऑपरेट होगा, f ऑपरेट करके इसको पहुँचा देगा कहाँ, y में। जब ये y में पहुँच जाएगा तो फिर इसके ऊपर g अप्लाई होना है, तो y के ऊपर g अप्लाई होगा तो वो कहाँ पहुँचा देगा उसको, z में। इसका मतलब इनपुट x से आएगी और आउटपुट कहाँ चली जाएगी, z पे। दरम्यान में y जो था वो हमने बाईपास कर दिया है। तो कंपोजिशन से क्या हुआ कि x से y और y से z दो फंक्शन थे, जबकि वो मिक्स हो गए और एक ही फंक्शन बन गया जिसकी डोमेन x और इसकी रेंज कौन सी होगी, z। तो ये कहलाता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का टॉपिक। जिस तरह आप जी एफ एफ एक्स बना रहे हैं, ऐसे आप एफ ऑफ जी एफ एक्स भी बना सकते हैं। अब इसकी अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं, या आपके MCQs के लिए भी बात हो जाएगी, डोमेन ऑफ जी एफ एक्स कौन सी होगी, x, और रेंज जो होगी इसकी, रेंज ऑफ जी एफ एफ एक्स, वो होगी आपके पास z, प्रोवाइडेड दैट कि ये ऑन टू है, यानी सारा उसमें आ रहा है ये, ठीक है। अगर कुछ पोर्शन आएगी तो फिर हम सबसेट ऑफ z भी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास आइडिया था इसका। चार तरह की कंपोजिशन हो सकती है, वो 4 टाइप्स कौन सी हैं, आप f के साथ g की कंपोजिशन बना सकते हैं, या g के साथ f की बना सकते हैं, या f के साथ f की भी बना सकते हैं, या g के साथ g की भी बना सकते हैं। इसको f स्क्वायर और इसको g स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो एक आध एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जिसमें हम f ऑफ x रखते हैं x प्लस 3, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और जी एफ एक्स हम रख लेते हैं x स्क्वायर। अब आप सारे जानते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि जो f फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन है, इसकी अगर आप डोमेन देखें तो ऑल रियल नंबर्स, और रेंज देखें तो वो भी क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स। और अगर हम g की बात करें तो g एक स्क्वायर फंक्शन है, इसकी डोमेन में तो सारे रियल नंबर्स होंगे, कहीं अनडिफाइंड नहीं होते, लेकिन जो इसकी आउटपुट आती है वो हमेशा क्या होती है, 0 या 0 से ऑनवर्ड, यानी कभी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखिए होना क्या है, मैं अब इसकी बनाना चाह रहा हूँ कंपोजिशन। तो ये होगी जिस तरह वहाँ x y था वहाँ ये है, और जहाँ y z था वहाँ यहाँ ये दो आ गए। अब जब कंपोजिशन बनाएंगे g ऑफ f ऑफ x, देखें क्या बनेगा आपके पास, इसमें क्या होना है, g ऑफ x का मतलब है g के अंदर आपने f ऑफ x पुट करना है, और f x किधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपके पास, ये आपके पास g ऑफ x था, इसमें x की जगह पे f ऑफ x यानी x प्लस 3 रख देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं, ये एक होल स्क्वायर वाला फंक्शन है, ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो डोमेन क्या बनी, ऑल रियल नंबर्स, यानी ये डोमेन बनी इसकी जो f की डोमेन थी, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं होगा, 0 या 0 से ग्रेटर आंसर आएगा, तो रेंज कौन सी होगी, ये वाली। तो ये कंपोजिशन थी कि ये दरमियान वाला जो r था ये स्किप हो गया, अब डोमेन यहाँ पे आ जाएगी और रेंज कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। तो ये था इसका आइडिया कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। अब हम आते हैं इन्वर्स फंक्शन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्वर्स ऑफ फंक्शन का। और फंक्शन का इन्वर्स दो मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड करना आपने सीखा था फर्स्ट ईयर में।
और ये थर्ड मेथड आज हम यहाँ सीखेंगे। फर्स्ट में 2 मेथड आपने पढ़े थे, उसमें एक था कि जिसमें डाटा आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया होता था, और ये दूसरा था हमारे पास वही था जिसमें आपको डिफाइनिंग रिलेशन यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता था। यहाँ जो हमारे पास मेथड है वो ओपन रिलेशनशिप होगा y का और x का, और उसमें से आप लोगों ने इन्वर्स बनाना होगा उसका। तो मैं इसकी जो डिटेल है वो एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल f ऑफ x इज़ इक्वल टू, कोई भी फंक्शन हम चूज़ कर लेते हैं और उसका इन्वर्स फंक्शन जो है वो बनाना सीखते हैं। तो मैं कहता हूँ फंक्शन हमारे पास है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और आपसे कहा जाता है कि इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करें। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो आप जानते हैं आपके कोर्स का पार्ट है कि जितने भी कोर्स में फंक्शन है वो y के इक्वल है। y इज़ इक्वल टू क्या होता है f ऑफ x, तो जहाँ f(x) लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप y लिख दें, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और फिर आप x और y का बिहेवियर एक्सचेंज करना है आपने, जहाँ y है वहाँ पे आपने x को लेके आना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2y इज़ इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से x आ जाएगा 2y प्लस 3, और यहाँ से अगर x 2y प्लस 3 आ गया तो जिस तरह आपने कहा कि y f ऑफ x के बराबर है, f को अगर उधर ले जाएं तो ये देखें f इनवर्स ऑफ y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के। तो जहाँ x लिखा होगा वहाँ आप f इनवर्स ऑफ y लिख देंगे, और फिर उस y की जगह आप लोगों ने, चूँकि आप f इनवर्स ऑफ x चाह रहे थे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख दें दोबारा, तो ये आपके पास उसका इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है फंक्शन का इन्वर्स निकालने का। और फिर याद रखें जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन होती है। तो कोई फंक्शन आपके सामने है उसका आपने इन्वर्स निकालना हो, तो ये उसका सिंपल मेथड है। y के इक्वल लेट करें, रीअरेंज करके जहाँ y था सब्जेक्ट बना हुआ वहाँ x को ले आएँ। इस तरह आप f(x) की जगह y लिख सकते हैं, इसी तरह f इनवर्स ऑफ y की जगह x लिख सकते हैं। x लिखेंगे और फिर जब x आप लिख देंगे वहाँ पे x की जगह जब आप f इनवर्स ऑफ y लिख देंगे तो फिर जहाँ जहाँ y होगा वहाँ x प्लेस कर देना आपने। इस तरह आपको f इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 जो है वो इसका आंसर मिलेगा, जो कि इस फंक्शन का इन्वर्स है। तो ये क्लियर अगर आपको बात होगी तो छोटा सा एक नोट लिख लेते हैं। वो नोट ये है कि अगर आपने इन्वर्स ठीक तरह से फाइंड किया हुआ तो f और f इन्वर्स की जो कंपोजिशन होगी, अगर आपने इन्वर्स ठीक फाइंड किया तो इन दोनों की जो कंपोजिशन होगी वो आपके पास x के इक्वल आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, आप अगर ये कहते हैं कि साइन के साथ साइन का इन्वर्स लिखा हुआ हो तो साइन और साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाते हैं, चाहे वो पहले लिखा हो और चाहे वो बाद में लिखा हो। तो साइन और साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आपका क्या जाता है, x। बिल्कुल इसी तरह से इसका आंसर भी क्या आएगा, x। और x को मैथमेटिक्स में कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमने पिछले लेक्चर्स में बात डिस्कस की थी। तो जिस तरह नंबर के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी बनती है, ऑपरेट करने से आइडेंटिटी बनती है, इसी तरह फंक्शन के साथ उसका इन्वर्स अगर कंपोज किया जाए तो ये आपके पास आंसर आपको आइडेंटिटी फंक्शन की फॉर्म में देता है। तो ये लिखने के बाद आप एक छोटा सा नोट और लिख लेते हैं। वो ये है कि जो डोमेन होती है फंक्शन की वो रेंज होती है फंक्शन के इन्वर्स की, और जो रेंज होती है फंक्शन की वो डोमेन होती है फंक्शन के इन्वर्स की। इसका मतलब है अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए तो उसकी डोमेन रेंज की हेल्प से आप उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यहाँ क्लोज करता हूँ। कोशिश हमने किया कि 1.2 तक का काम आज आपका हो जाए। रिमेनिंग पोर्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।